नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी प्लस टू की जो पॉलिटिकल की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका लेक्चर नंबर ये 6 है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो हमने वर्चस्व को सैन्य शक्ति के रूप में वो प्रेजेंट है वो किया था कि किस तरीके से जो अमेरिका का जो बजट है वो विश्व के जो अन्य 12-15 देश हैं उनकी तुलना में उनका अमेरिका और उनका जो बजट है वो किस तरीके से अलग अलग है वो देखा गया था। यानी कि उनका बजट बाकी यूरोपीय कंट्री का बजट एक तरफ 15 देशों का, और जो अमेरिका का बजट था वो एक तरफ था। यानी कि इतना व्यय वो किया जाता था। अब ये आ जाता है कि अन्य जो जीडीपी दर है, कितनी जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है, किस तरीके से व्यापारिक ढांचा वो स्थापित है वो किया जाता है। तो अमेरिका के द्वारा अन्य देशों की तुलना में हम उसकी जीडीपी दर के माध्यम से उसका जो कंपैरिजन करने के बाद उसकी जो रणनीति है उसको देख सकते हैं। यानी कि व्यापारिक तुलना के संदर्भ में जब हम शक्ति के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो व्यापारिक दृष्टि से भी हम शक्ति के तौर पर अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में उसका रिलेशन है वो देख सकते हैं। किस तरीके से जो अमेरिका है वो अन्य देशों की तुलना में उसका उपयोगिता वो माना जा सकता है, शक्तिशाली किस तरीके से उसको माना जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वर्चस्व का अर्थ पहले अर्थ से बिल्कुल अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। यानी कि अब दूसरे लेसन में जब इसका बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम ताकत के रूप में इसकी जीडीपी दर के माध्यम से जो अमेरिका के रिश्ते को समझ है वो सकते हैं। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी से चलने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। यानी कि वैश्विक स्तर पे अगर हम इसके आधार पर अगर इसका एनालाइज किया जाता है तो इस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाता है, चलाता है, और ये सबसे लिए उसके ज़रूरी हो जाता है कि जो उसके मतलब के लिए चीज़ें हों। यानी कि जो भी रिसोर्स, जो संसाधन उसके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो जितना अधिक मात्रा में व्यवहार कर सकता है उतना उतना अधिक मात्रा में अपने आप को एफिशिएंसी बनाने की कोशिश वो करता है। जैसे आपको मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, भारत का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। तो भारत किस तरीके से अपने आप को कपड़ा उद्योग के मामले में, मसालों उद्योग के मामले में और अन्य रॉ मटेरियल के माध्यम से अपने आप की व्यवस्था की जो प्रावधान है वो करता है। और खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में जब हम देखते हैं कि जितने भी रॉकेट अपने प्रक्षेपास्त्र किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं आसमान के अंतरिक्ष में, जितने भी रॉकेट है वो छोड़े जाते हैं वो भारत की टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी छोड़े जाते हैं। कुछ समय आपने पहले देखा होगा कि भारत के जो अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर ने 104 रॉकेट एक साथ छोड़े थे, मिसाइल है जो, और उनका छोड़ने का मतलब टेक्नोलॉजी वो इतनी बढ़िया है। और सबसे अधिक मात्रा में जो हमारा जो रिसर्च सेंटर है इस मामले में सबसे अधिक दुनिया में जो व्यवस्था बनाए रखने में और इनकम करने में सबसे अधिक आ गया है। तो वो कोई भी देश होता है वो अपनी मतलब की चीज़ों का व्यापार करेगा और उसको बनाए रखने की कोशिश वो सबसे अधिक मात्रा में करने की कोशिश है वो करता है। एक ऐसे देश के लिए ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता, इच्छा हो। यानी कि इस तरीके से वो अपने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो उसको कायम रखता है। जिस तरीके से वो अपने आप को उसमें सक्षम पाता है उस तरीके से अपने आप को उसके रॉ मटेरियल जितने भी संसाधन है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही यह जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत पे बनाए रखे। इसी के साथ साथ उसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिस्टम बना हुआ है उसी के तहत अपने आप को कायम रह सके, अपने आप को बैलेंस कर सके, अपने आप को सक्षम बनाए रख सके। दबदबे वाले देश ऐसा अपने फायदे के लिए करते हैं लेकिन अक्सर उसमें उसे कुछ अपेक्षाकृत हानि उठानी पड़ती है। कई बार कुछ दूसरे देशों की तुलना में जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है वो कहीं ना कहीं दूसरे देश की व्यवस्था की वजह से या उसकी दूसरे देश की व्यवस्था को बनाए रखने की वजह से ही वो व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। तो उसकी वजह से कुछ उसको हानि भी उठानी पड़ती है। ये कई बार आप जो एशिया के अंदर अब चाइना की टेंडेंसी आप देख सकते हो, जो जितना भी सिल्क रूट वो बनाने की कोशिश कर रहा है, यूरोप को
एशिया को यूरोप से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी हमारे एशिया के जो काफ़ी सारे देश हैं भारत को छोड़कर, बाकी सभी देश हैं, श्रीलंका है, चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, सभी देशों को उसने रियायती दर पे कर्ज दिया हुआ है। और कई बार उन देशों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो बड़ा अव्यवस्थित तरीके से हो जाता है जब हम किसी दूसरे देश की वजह से अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेते हैं, और ख़ास करके अपनी क्षमता के मुताबिक ना हो जो, तो इसमें से बड़ा हमें हानि उठानी पड़ सकती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कहीं भी खर्च है वो नहीं करना पड़ता। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे देश के द्वारा जो नीति या पॉलिसी अपना ली जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि उसके मन मुताबिक करने के लिए दूसरे देश को तो हानि उठानी पड़ती है, लेकिन जिस देश की वजह से ये व्यवस्था बनाई जा रही है उसको बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे मैंने बताया कि चाइना को जो सिल्क रूट बनाने की वजह से, एशिया को यूरोप के जोड़ने की वजह से ही अब उसको जो जितने भी देशों को जो कर्ज दिया जा रहा है सस्ती दर पे कर्ज देने की वजह से, वो तो कर्ज की वजह से मालोमाल हुआ जा रहा है। तो ये उसकी जो नीति अपनाई गई है उसकी वजह से ही जो दूसरे देश के द्वारा कई परेशानियाँ वो उठानी पड़ सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, उनकी जो स्थिति इस हालात के अंदर अभी घिरी हुई है। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। अब दूसरे रूप में जब हम इसकी जो हालात है वो अमेरिका के रूप में जब हम देखते हैं तो बड़ी लीडरशिप की भूमिका इसमें हो सकती है। जैसे आज के वर्तमान दौर के अंदर हम जब देखते रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ सप्लीमेंट है, मेडिसिन है, वो भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमेरिका और चीन और जो अन्य देशों की तुलना से मंगवाई जा रही है। तो बड़ी लीडरशिप की भूमिका इन चीज़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी चीज़ों से है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो उसका दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। यानी कि इस तरीके से उन सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं जिसकी वजह से ही अगर एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक देश उसका उपयोग करे तो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा जो लागत है वो दूसरे देश पे उसकी कमी है वो नहीं देखी जाएगी। जैसे तेल का उदाहरण आज के समय के अंदर देख सकते हैं। अब आज के तेल जो आपने देखा होगा जितनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, व्हीकल, मोटर व्हीकल लगे हुए हैं, चल रहे हैं, तो सभी डीजल, पेट्रोल या इसकी वजह से उसका उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी क्या कमी की वजह से, एक देश के उपयोग के करने से वजह से क्या दूसरे देश के उसके कंज्यूम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है? कभी भी नहीं पड़ रहा। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा उदाहरण समुद्री व्यापार, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज है वो करते हैं। जिस तरीके से हम वायु है, सड़क है, परिवहन है, ये सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है, वो ठीक संदर्भ में देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वैश्विक स्तर के, अगर इकोनॉमिक तौर पर अगर इनका अगर हमारे राजनीति का अगर देखा जाता है तो समुद्री व्यापारिक मार्ग है जिसे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, CLO/CS भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे अधिक मात्रा में किस लिए किया जाता है? जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए जाता है, जिसमें से हम अपने संसाधनों को, जितने भी रिसोर्स के संसाधन हैं हमारे, उनका आदान प्रदान करने के लिए इस व्यवस्था के तहत उसका उपयोग है वो किया जाता है। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापारिक मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाले देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापारिक मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित वो करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 12 नॉटिकल मील्स के रूप में हमारी सीमा, समुद्र सीमा की वजह से हमारी समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील तक हमारी जो सीमा रेखा है वो हमारी सीमा रेखा मानी जाती है। उसके 12 नॉटिकल मील के बाद तक जो एरिया होगा वो इंटरनेशनल एरिया के अंदर माना जाता है। अब जब इंटरनेशनल व्यापारिक मार्गों की बात आती है तो बिना अंतर्राष्ट्रीय रास्ते के व्यापारिक समुद्री मार्गों के जो व्यापार करना वो संभव नहीं हो सकता। सबसे सरल और सुगम साधन है वो माना जाता है। और जब तक इन मार्गों के ऊपर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कई बार वर्चस्व की राजनीति के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय देश होते हैं, शक्तिशाली देश होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनका आवाजाही को सुनिश्चित वो करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसैनिक का जोर घट गया था। अब यह भूमिका अमेरिकन नौसैनिक निभाते हैं, जिसकी उपस्थिति दुनिया में लगभग सभी महासागरों में उपस्थित है। जैसा कि अगर ये देख सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक अगर बात की जाती तो सबसे अधिक मात्रा में जैसे ब्रिटेन होता था वो सबसे अधिक आवाजाही का साधन वो करता था,
क्योंकि सबसे पहले वहाँ औद्योगिक क्रांति वहीं आई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये स्थिति थी वो अमेरिका के पास में चली गई थी, और आज लगभग विश्व के सभी महासागरों में ऐसा कोई व्यापारिक महासागर नहीं है जहाँ पर अमेरिका का व्यापार है वो ना होता हो। आगे आ जाता है कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण इंटरनेट है। इंटरनेट, हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का ही परिणाम है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटरनेट, या जैसे आप गूगल का देख सकते हो, सबसे अधिक मात्रा में इसका उपयोग करने वाला, इसकी मार्केटिंग करने वाला, इसको उपयोग करने वाला अमेरिका को माना जा सकता है। तो इसमें जितने भी अनुसंधान रिसर्च हुए वो अमेरिका के द्वारा ही इनका किया गया है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक स्तर पर निर्भर है और इसमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। तो जितने भी उपग्रह के अंदर रिसर्च की जाती है उसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका जो अमेरिका का जो हस्तक्षेप है काफ़ी अधिक माना जा सकता है। और जब से इसका प्रचलन में आया है 1950 के आसपास से लेकर आज तक, वर्तमान समय तक लेकर, इसके सभी तौर पे इसके जो उपग्रह है वो माने जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैप सभी का उपयोग करते हैं। आई थिंक गूगल मैप है जो सभी उपयोग करते हैं। तो जितने भी गूगल के जो ऐप्स हैं वो अमेरिका की दी हुई देन है वो माने जा सकते हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी है वो मानी जाती है। वर्तमान में अगर इनका देखा जाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर लगभग अमेरिका की 21% हिस्सेदारी वो मानी जा सकती है वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर ले तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका लगभग 14% हिस्सेदारी है। यानी कि जो यूरोपियन संघ है, जितने भी यूरोप के अंदर जो कंट्री देश आते हैं, उनके इंटरनल मामलों का, अगर व्यापारिक मसलों को, जीडीपी की दर को भी अगर शामिल कर लिया जाए, तब भी अमेरिका की जो विश्व के अंदर जो 14% हिस्सेदारी है वो बनती हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से नहीं हो। यानी कि विश्व की किसी भी 3 कंपनियों में अमेरिका कंपनी का नाम आपको प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में डालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी काम है वो कर रही है। तो जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद WHO और WTO की स्थापना की थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और IMF की, WTO की और IMF की जब स्थापना की थी, वो ब्रेटन वुड प्रणाली की, जो नाम यहाँ पर दिया गया ब्रेटन वुड प्रणाली, उसी के माध्यम से 1945 के अंदर इन्हीं 2 संस्थाओं की स्थापना है वो की गई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापारिक संघ, ये 2 समुदाय की जो स्थापना की गई थी वो इसी प्रणाली के तहत वो की गई थी। और इसी की प्रणाली की वजह से आज विश्व के अन्य जितने भी हमारे देश हैं, सभी के अंदर इसी व्यवस्था के तहत कायम है वो किया जाता है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापारिक संगठन को अमेरिकी व्यवस्था का परिणाम मान सकते हैं। यानी कि इन 2 संस्थाओं या 3 संस्थाओं के माध्यम से ही जो हमारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है और विश्व व्यापार संघ है, इनके संगठनों का जो परिणाम है वो अमेरिकी जो नीति है या उसकी अर्थव्यवस्था है उसी को ही परिणाम वो माना जा सकता है। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिका की धारणा है कि व्यवसाय में अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित है वो किया जा सकता है। इसमें एक MBA का भी उदाहरण दिया गया है, शायद आपने MBA का नाम सुना होगा, जिसके अंदर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आप जो बिजनेस के अंदर, आपको व्यापारिक संघ के अंदर आप किस तरीके से उसको मैनेज वो कर सकते हो, यही कुछ MBA में सिखाया जाता है। इसी तरीके से उसको डेवलपमेंट वो किया जाता है। और इसको बनाने का, डेवलपमेंट करने की जो रणनीति बनाई गई थी वो अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी, जिसके अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर ये बिजनेस करने का तौर तरीका वो किस तरीके से सिखाया जाता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने व्हाइटर्स स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खोला। इसकी स्थापना 1881 में हुई। एमबीए की शुरुआत पाठ्यक्रम 1900 के आरंभ में हुए। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इस तरीके का जो बिजनेस करने का जो स्कूल था, किस तरीके से आपको बिजनेस करना चाहिए, किसके तरीके से आपको टेक्नोलॉजी वहाँ अपनानी चाहिए, किस तरीके से वहाँ आपको व्यवहार रणनीति वो रखनी चाहिए, इन सभी की स्थापना वो की गई थी। और लगभग ये जो एमबीए का जो पाठ्यक्रम था वो 1900 के आसपास है, वो इसकी शुरुआत है वो मानी गई थी। अमेरिका से बाहर एमबीए के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत 1950 में ही जाकर हो। उसके आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ एमबीए की एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा न हासिल हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत व्यवस्था को ध्यान में रखे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर पढ़ाई की एमबीए की डिग्री बोले। यानी कि मुख्य रूप से ये बताया कि आज कोई भी ऐसा देश नहीं होगा कि इवन के आपके भी कोई फादर मदर या आपके ब्रदर सिस्टर ने एमबीए की डिग्री जरूर की होगी, कहीं ना कहीं वो बिजनेस में कहीं की सेटल वो हो चुके होंगे कई बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो उसकी वजह से ये एकेडमिक तौर पे अगर ये उसको जो डिग्री का दर्जा देने का जो काम है वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। और आज विश्व के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके अंदर इस डिग्री का जो प्रचलन है वो ना हो, इस डिग्री का महत्व है वो ना हो। तो काफ़ी अच्छे ढंग से इस तरीके से मान सकते हैं कि बिना विश्व राजनीति के अंदर स्थायित्व रखने के लिए व्यापारिक ढांचा वो कितना महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। और इसी के तहत जो कार्यप्रणाली थी वो अमेरिका के द्वारा अपनाई गई थी और इसी की वजह से उसने जो उसकी विश्व वर्चस्व की वो राजनीति थी वो उसने अपनाई थी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।